तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किया था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने सेल क्या होता है पढ़ा था। सेल में ईएमएफ देखा था, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हमने लास्ट क्लास बात की थी। और उससे पहले हमने रजिस्टर को ज्वाइन किया था इन सीरीज एंड पैरेलल और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन किया था। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, हम सेल्स को अब कंबाइन करेंगे। अब सेल के कॉम्बिनेशन में भी वही तीन चीजें होती है, मेनली तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या क्या? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज की क्लास में हम सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम मिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिक्स को थोड़ा समझना है और उसके बाद हम उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? मान लो एक बैटरी, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर और एक बैटरी को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे अभी मैंने दो बैटरी लिया हुआ है, दो बैटरी नहीं, दो सेल लिया हुआ है। जब सेल, ये दो से ज्यादा सेल या एक से ज्यादा सेल को हम ग्रुप करते हैं, हम उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे मान लो दो सेल को ऐसे जोड़ा और तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो ये वाला टर्मिनल है ए, ये वाला पॉइंट बी है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस सेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी है और उसका एंडिंग पॉइंट मान लो सी है। ठीक है, लेट इसका इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R2। ठीक है, अब इन दोनों बैटरी के बीच ए या ए बी या वी ए बी पोटेंशियल अक्रॉस दिस सेल कितना हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। यहां पे आते हैं। अब इसको हमने जब जोड़ा, अब इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा होगा, आई करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब इसके अक्रॉस वी ए बी मुझे कितना मिलेगा? वी ए बी करंट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? बी से ए ट्रेवल कर रहा है, मतलब हायर ये होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं, तो वी ए माइनस वी बी ये हुआ। अब इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, मतलब वी बी सी अगर निकाल लूं, तो वी बी सी मुझे कितना मिल जाएगा? वी बी माइनस वी सी ये मिलेगा, वी बी माइनस वी सी। और लास्ट क्लास जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे किसका? टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट का, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू क्या होता है? EMF माइनस I इंटू आर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास? तो उस हिसाब से यहां पे फॉर्मूला में इस VAB मेरा कितना हो जाएगा? VAB विल बी इक्वल टू EMF कितना है? E1 माइनस कितना हो जाएगा? करंट सेम है तो I इंटू R1 इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे VBC इसके अक्रॉस हमारा EMF वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा? E2 माइनस I R2 ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं, ये आ गया क्या? VAB इज इक्वल टू कितना आ गया? E1 माइनस IR1 और VBC हमारा कितना हो गया? E2 माइनस IR2 ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इस टोटल का पोटेंशियल निकालना चाहूं, मतलब VAVC मतलब VAC कितना हो जाएगा? VAC विल बी इक्वल टू VA माइनस VC ये होगा या नहीं होगा? होगा ना? इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से VA माइनस VC
होगा या नहीं होगा? अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन के साथ एक VB ऐड करता हूं और एक VB सब्सट्रैक्ट करता हूं, ठीक है? तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस VC प्लस VB माइनस VB। मैंने इसको ऐसे रिलेट कर दिया। क्या किया गया, मैंने क्या किया, VA माइनस VB, एक VA माइनस VC, उसके साथ एक VB ऐड किया और एक VB सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है? अब करने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VA माइनस VB, इसको एक ग्रुप बना दिया, VA माइनस VB, ये वाला और ये वाला, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं एक प्लस कॉमन ले लेता हूं और VB के सामने प्लस है तो VB, और ये VC के सामने माइनस है, माइनस VC। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं अरेंज करके, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब देखो VA माइनस VB हमारा कितना है, E1 माइनस IR1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज E1 माइनस IR1, ये लिख सकता हूं, प्लस ये कितना हो जाएगा, VB माइनस VC, VB माइनस VC कितना है, E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब अगर मैं इस वाले इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E1 प्लस E2, इसको मैंने ऐड कर दिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा, IR1 प्लस IR2, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो इसको सॉल्व करके देखो, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ही आएगा, ठीक है? अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसमें से I कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, ये मिल जाएगा। अब इसको अगर इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, इस वाले इक्वेशन का, तो मेरा E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। कंपेयर करने पे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अगर कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर E इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया? अंचल समझ में आया या नहीं आया? तो अगर हमारे पास दो सेल हैं और उसके ईएमएफ अलग अलग हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो उसको अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2, मतलब ईएमएफ को सारा जोड़ मारो, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दो, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलेंगे। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो एक सेल ऐसा है और दूसरा सेल ऐसा है, इसका जो पहले वाले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा है। इसका ईएमएफ मान लो E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ मान लो E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये हो गया कॉमन A B, ये हो गया। अब यहां से करंट हमारा कैसे पास करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, मतलब यहां से अगर नेट करंट, टोटल करंट आ रहा होगा, इस जगह पे पहुंच के ये करंट दो पार्ट में टूट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। ये हो गया, मान लो I1 करंट इस तरफ से गया और इस तरफ से मान लो I2 करंट गया,
फिर I1 करंट इधर से घूम के आएगा, इधर I1, फिर I2 इधर से जा रहा होगा I2, फिर इधर बाहर जब निकलेगा ये टोटल नेट करंट I आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पे करंट दो रास्ते से आ रहा है, एक तो इस रास्ते से और एक दूसरा इस रास्ते से, राइट। तो अगर इस रास्ते से आता है, मतलब इसको अगर मैं पाथ 1 बोल दूं, अगर मैं पाथ 1 को लेके चलूं, फॉर पाथ 1, तो V मेरा कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ये होगा या नहीं होगा। और अगर मैं ये वाला पाथ लेके चलूं, पाथ नंबर 2, फॉर पाथ 2 कितना हो जाएगा, फॉर पाथ 2 V विल बी इक्वल टू कितना, V विल बी इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ये होगा या नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूं तो I1 विल बी इक्वल टू कितना, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, ये होगा या नहीं होगा, E1। और इधर से अगर मैं I2 का वैल्यू निकालूं, इसमें से I2 विल बी इक्वल टू कितना, I2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, होगा या नहीं होगा। अब I1 इतना आया, I2 भी इतना आया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल करंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस, I will be equal to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2, होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा। इसको अगर मैं थोड़ा तोड़ के लिखूं तो क्या मैं इसको E1 by R1 माइनस V by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R2 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब इसको थोड़ा सजा के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, E1 by R1 प्लस E2 by R2, फिर माइनस V अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना, 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये बचेगा या नहीं बचेगा, या नहीं बचेगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, ये हमारा किसके बराबर है, I इक्वल टू, और हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR1, E माइनस IR। तो पहले मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, तो मैं V वाले टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ले जाता हूं और I वाले टर्म को इक्वल टू के उस तरफ ले जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस वाले ये यहाँ पे माइनस है, इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ लेके आया तो प्लस हो गया, और I इस तरफ प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ लेके गया तो बस माइनस हो गया, और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, V इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें R1 R2 और ऊपर चला जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I, ये होगा। अब इस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाएं तो V विल बी इक्वल टू कितना, V विल बी इक्वल टू उस वाले बोर्ड में लिखता हूं, ठीक है। B विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1
डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये होगा या नहीं होगा? अब ये कैसे हुआ? देखो ये इस तरफ कैसे लेके आया मैंने, जब ये वाला इस तरफ आएगा तो होल के साथ डिवाइड होगा। अब होल के साथ डिवाइड होगा मतलब इस वाले पार्ट के साथ भी डिवाइड होगा और आई के साथ भी डिवाइड होगा। इस वाले पार्ट के साथ जब डिवाइड होगा तो मैंने उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया और आई के साथ भी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां से R1 R2 गेट्स कैंसिल, तो V इक्वल टू कितना हो गया? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब उसको अगर उस वाले इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो V विल बी इक्वल टू कितना? E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो जाएगा और R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब लेकिन दिक्कत यह है कि सर ये फॉर्मूला याद कैसे रखें? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आपने बता दिया, इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने के लिए भी हम एक छोटा सा तिगड़म लगाएंगे जिसे अच्छे से याद हो जाए। इतना वाला पार्ट लिख चुके हो, तो इसको याद रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस E इक्विवेलेंट के साथ R इक्विवेलेंट डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट अगर मैं कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 गेट्स कैंसिल। अब दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, या फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो, R1 R2 मल्टीप्लाई हो गया, E1 के साथ R2 आ गया, E1 के साथ R2 आ गया, E2 बाय R1, E2 R1 था, इधर क्या हो गया? E2 आ गया, R1 E2 के साथ R1 मल्टीप्लाई। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला याद रखते हैं, दैट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। और R इक्विवेलेंट को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बस रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 by R equivalent will be equal to R1 plus R2 divided by R1 into R2। That implies क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? R1 by R2 सॉरी 1 by R1 प्लस 1 by R2 ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करो, R1 इंटू R2, R1 R2, फिर ऊपर आ गया R2, फिर इधर ऊपर चला गया R1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? R इक्विवेलेंट को क्या करते हैं? ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो पैरेलल के लिए ये हो गया। तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहां पे सिर्फ EMF का इक्विवेलेंट आप नहीं निकाल सकते, उसको R इक्विवेलेंट से डिवाइड करके निकालना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एज कंपेयर टू ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये याद रखने में आसानी होता है और अप्लाई करने में भी इजी होता है, क्योंकि R इक्विवेलेंट आप आराम से निकाल सकते हो इधर से। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अब ये तो हमने देख लिया कि हमने जो सेल है उसको सीरीज में कनेक्ट किया, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। अब क्यों किया, क्यों जोड़ा, ये क्वेश्चन तो आता है।
तो इसलिए जोड़ा गया, इसलिए हम इसके कॉम्बिनेशन कर रहे थे कि मुझे ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि बैटरी में से ज्यादा करंट मिलता है एज कंपेयर टू एक छोटे से सेल के कंपैरिजन में। एक सेल में मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता, ज्यादा करंट नहीं मिलता, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैं लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, सारे छोटे छोटे सेल्स को जोड़ के एक बैटरी बना लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा करंट मिले। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पे मुझे कब ज्यादा करंट मिलेगा उसको जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, कंडीशन फॉर, हेडिंग दे देना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन पहले चेक करेंगे सीरीज में कब होगा, ठीक है। अब यहां पे हमने सीरीज में क्या पढ़ा, हमने सीरीज में पढ़ा कि मेरे पास अगर दो सेल हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा वो हमने पढ़ा। लेकिन यहां पे एक चीज हमने क्या पढ़ा, इसका ईएमएफ सारा अलग अलग होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि ईएमएफ अलग अलग होता है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन के लिए जो आपके सिलेबस में है, 12th के जो सिलेबस में है, मैक्सिमम कंडीशन के लिए यहां पे कंडीशन हमारा क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, एवरी सेल आर आइडेंटिकल, सेल आर आइडेंटिकल, मतलब जो भी सारे सेल हम यूज करेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। मतलब उनका सारा का सारा, मैं n नंबर ऑफ सेल्स अगर यूज करता हूं तो n नंबर ऑफ सेल्स के लिए सारा जो n नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका सबका ईएमएफ भी सेम होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। उसके कंडीशन पे जाएगी। जब अलग अलग होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब अगर इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहां पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हमारा चीज क्या है कि सीरीज कंडीशन में मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए जब मेरे नंबर ऑफ सेल्स, या जो नंबर ऑफ सेल्स अगर n हो, n नंबर ऑफ सेल्स हो और सबका ईएमएफ इक्वल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो। तो क्या है, पहले सर्किट बना देते हैं। मान लो n नंबर ऑफ सेल्स ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, सबका ईएमएफ E है n टाइम्स जुड़ा हुआ है और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़े हैं। यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इन सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है सबके लिए। तो टोटल ईएमएफ क्या, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, n number of identical cells, तो E equivalent will be equal to E plus E plus dot dot n times, which is equal to कितना हो जाएगा, NE होगा या नहीं होगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R equivalent, small r equivalent will be equal to R plus dot 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 n times, which is equal to कितना हो जाएगा, n into small r, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलो अब तो इस टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस NR, ये होगा या नहीं होगा। अब देयरफॉर करंट इसमें कितना हो जाएगा, करंट हमारा कितना हो जाएगा, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है, E इक्विवेलेंट कितना है, NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है ऑफ द सर्किट R प्लस NR,
आर प्लस एन आर, ये आ गया। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में टोटल करंट हमारा कितना जाएगा, इतना। सर ये तो आ गया, हाँ चलो ये टोटल करंट तो हम मान लिए इतना होगा। तो अब यहां पे देखते हैं, देखो यहां पे दो चीजें, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ पे तो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। यहां पे अगर इक्वेशन में देखें एनई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं तो इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कर सकता हूं ना। तो यहां पे दो कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है। कंडीशन वन, पहला वाला कंडीशन क्या है, पहला वाला कंडीशन है अगर कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन एनआर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी आई इक्वल टू एन ई बाय आर, कैपिटल आर होगा या नहीं होगा। अब देखो जब भी हम यहां पे देखते हैं फिजिक्स में, जब भी मैं कोई भी क्वांटिटी को बोलता हूं कि ये वाला एक क्वांटिटी बहुत बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दूसरा क्वांटिटी, तो उसका मतलब क्या है, हम जो दूसरे क्वांटिटी है ये वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब तो वही है ना, हम पोटेंशियल में भी पढ़े थे व्हेन एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, डाइपोल में भी पढ़े थे एल इज मच मच लेस देन आर, ये सब पढ़े थे। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे थे। वैसे यहां पे भी हम यहां पे स्मॉल एन आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब स्मॉल एन आर को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मतलब जो सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, करंट मुझे कितना मिलेगा, एन ई अपॉन आर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे जब R हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, R को अगर मैं मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मेरा ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन मुझे ज्यादा करंट मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर यहां पे दूसरा कंडीशन पे भी आ जाते हैं, R इज मच मच लेस देन स्मॉल एन आर, मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो एज कंपेयर टू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू एन ई बाय, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से R को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, एन आर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एन ई बाय एन आर विच इज इक्वल टू ई बाय आर। तो यहां पे मुझे कोई करंट का चेंज नहीं मिल रहा, करंट में कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है। एक ही सेल लगाता मुझे जितना रेजिस्टेंस, मुझे जितना करंट मिलता, मैं 100 सेल लगा दूं मुझे उतना ही करंट मिलेगा। किस कंडीशन में, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मुझे फायदा क्या है या कंडीशन क्या है, टू गेट ए मैक्सिमम करंट फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम करंट in series combination R should be greater than internal या external resistance should be greater than internal resistance। अगर internal resistance से external resistance बड़ा हो तो करंट मेरा n टाइम्स बढ़ जा रहा है। देखो जितना नंबर ऑफ सेल उतना ज्यादा करंट मुझे मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट। वही सेम चीज यहां पे भी सारे सेल आइडेंटिकल है, मतलब ईएमएफ मेरा सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेरा सेम है। ठीक है, मान लो ऐसे एम रोज है, कितने रोज है, एम रोज है, ठीक है, सबका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, कैपिटल आर से जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल आर से जोड़ दिया। ठीक है, अब सबका ये कैलकुलेट करते हैं। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस डॉट डॉट एम टाइम्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बाय आर
तो आर इक्विवेलेंट दैट इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय स्मॉल एम, ये होगा या नहीं होगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर बाय स्मॉल एम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये सारा रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस आर बाय स्मॉल एम, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। एज बिकॉज यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है तो ईएमएफ एक जो पोटेंशियल इसके दोनों तरफ होगा वो भी नेट ईएमएफ ही होगा ई, क्योंकि जो नेट ईएमएफ इसके अक्रॉस है ई है ई है ई है ई है ना, नेट ईएमएफ जो है वो ऐसे कनेक्टेड है और ये सारे इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसके एक बैटरी के अक्रॉस जितना ईएमएफ इस रजिस्टर के अक्रॉस भी उतना ईएमएफ होगा, होगा या नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है ना हर एलिमेंट के अक्रॉस, तो हर इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल हमारा सेम होगा। बाय द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट, नेट करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई एम एफ बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर बाय एम। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, एम ई बाय एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा करंट इक्वल टू, होगा या नहीं होगा। करंट कितना हो जाएगा, एम ई बाय एम आर प्लस आर। अब इसका केसेस देखते हैं, क्या केसेस होगा। पहला वाला केस होगा अगर जो एम आर है वो बहुत बहुत बड़ा हो स्मॉल आर से, ये होगा या नहीं होगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा आर अगर बहुत बहुत बड़ा हो एम आर से, ये हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, इस वाले कंडीशन में हम इस आर को नेग्लेक्ट करेंगे। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई बाय एम कैपिटल आर, एम एम गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, ई बाय कैपिटल आर। और इस वाले कंडीशन में करंट हमारा कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू एम ई बाय आर, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से बड़ा हो तब मुझे ज्यादा करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आर हमारा क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था ना, और कैपिटल आर क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, जब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर बड़ा हो देन मुझे ज्यादा करंट मिलेगा इन द सर्किट। देयरफॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल combination condition for maximum current हमारा कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, याद करो, फिर से बता दे रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता था वो बड़ा होता था एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आया या नहीं आया, इसको याद रखना, ये कंडीशन को याद रखना। इसी कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एंट्रेंस लेवल की बात कर लो चाहे आप बोर्ड लेवल की बात कर लो, तो कंडीशन याद रखना है। और इसके बाद अब हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा, नेक्स्ट क्लास हम सीरीज और पैरेलल मिक्स करके पढ़ेंगे, जिसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए आज के क्लास में जो मैंने पढ़ाया विथ कंडीशंस सारा दिमाग में होना चाहिए टू स्टडी द मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये चीजें पढ़ के आना आधा घंटा,
पढ़ के आना, नहीं तो मिक्स ग्रुपिंग नहीं समझ पाओगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको चीजें समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आपका फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कमेंट सेक्शन रोज पढ़ता हूं ताकि मुझे समझ में आए मुझे कहां पे मेरा काम को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर दिन जो मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।